Today we are introducing one new subject for you, that is software engineering. Now what is software engineering? ये जो सब्जेक्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि यहाँ से अभी 6:06 पे शुरू किया है हमने, 6:30 बजे तक मैं इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ। वो 6:30 में आपको 6:30 बजे तक, यानी ये जो 24 मिनट्स है, इसमें आपको सब्जेक्ट का इतना अच्छे से इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा कि इट इज वेरी हाईली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना एक तरफ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना एक तरफ, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आपको वो स्किल मिल जाता है, लेकिन वो स्किल इम्प्लीमेंट कैसे करना ये आपको सीखने को मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो चलिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेट मी ओपन वन नोटपैड फाइल, सो आई विल एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। यस, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जब प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है तो उससे क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अपने काम को ऑटोमेटिक बनाता है, इजी बनाता है। अब सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या है? ठीक है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो आपको समझ गए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर कभी सिंगल प्रोग्राम से बन सकता क्या? No. नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, ये एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। मैंने यहाँ कुछ रैंडमली वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये 5 वैल्यूज मैंने लिखे हैं। अब ये पांचों वैल्यू की सम करना है तो एक फार्मूला है, इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे सम का फार्मूला लगा देने का। सम कैलकुलेट हो गई। मैंने मैन्युअली कैलकुलेट की कि ऑटोमेटिक हो गई? ऑटोमेटिक हो गई। मुझे एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ। सिलेक्ट करिए, यहाँ पे कुछ फार्मूला होगा एवरेज का, ये ले लीजिए, निकल गया एवरेज। तो मैं इसको सॉर्ट भी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करिए, डेटा में जाइए, सॉर्ट में जाइए, और क्या असेंडिंग डिसेंडिंग जो करना है वो कर दीजिए। अभी ये सॉर्ट के लिए वर्टिकल चाहिए था डेटा। देखिए, सिलेक्ट करिए, सॉर्ट में जाइए और डेटा को सॉर्ट कर दिए। हो गया सॉर्ट। तो देखिए ना, सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखना पड़ा होगा, बबल सॉर्ट का, राइट। जब मुझे यहाँ एडिशन करनी थी तो एडिशन का प्रोग्राम लिखा गया होगा। एवरेज निकालना था तो एवरेज का प्रोग्राम लिखा गया होगा, है ना। मुझे सेल को कलर देना है, एक आधे सेल को कलर दे देता हूं मैं। सेल को कलर दे दिया तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का फ्लड फिल का प्रोग्राम रन हुआ होगा। नाम सुना है क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स में? फ्लड फिल वगैरह। Yes, sir. फ्लड फिल, बाउंड्री फिल, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, मुझे जब ये डेटा ऐसा अरेंज करना था तब मुझे बबल सॉर्ट जैसा कोई तो भी प्रोग्राम लगा। एडिशन करनी थी तो एडिशन, एवरेज के वक्त एवरेज, ऐसे सेल को कलर देना था तो बाउंड्री फिल या जिसको बोलते हैं फ्लड फिल, वैसे कुछ प्रोग्राम्स लगे होंगे। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर एक सिंगल प्रोग्राम से बन सकता है क्या? नो, नहीं, ऐसे हजारों प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके स्टोर करने पड़ते हैं, तब जाके क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये कंसेप्ट समझ में आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. सॉफ्टवेयर किस चीज का कलेक्शन है? प्रोग्राम्स का। अब सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? अभी अभी दिखाया था मैंने, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है, जूम सॉफ्टवेयर है, गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर है, एटीएम मशीन के अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर है, स्कूल की जो फीस मैनेजमेंट वगैरह जो होता है, बड़े बड़े स्कूल में अब करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शंस होता है, वो जो डेटा स्टोर होता है
वो SMS है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बराबर है। उसके बाद में सुपरमार्केट में सब बिलिंग वगैरह होता है, सॉफ्टवेयर होता है सुपरमार्केट। फेसबुक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद में गूगल सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एंड्रॉइड सब सॉफ्टवेयर है। तो ये है सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। अब आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, जब आप जॉब करोगे तब यू विल बी द प्रोग्राम डेवलपर, यू विल बी द सॉफ्टवेयर डेवलपर, एम आई राइट? Yes, sir. Yes. आपका जॉब रोल क्या रहेगा? प्रोग्राम्स लिखना, सॉफ्टवेयर बनाना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सॉफ्टवेयर बनाए कैसे जाते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, वो सीखना पड़ता है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कौन से सब्जेक्ट में? Software engineering में। हाँ, तो सॉफ्टवेयर बनाने के 6-7 स्टेप्स होते हैं। वो 6-7 स्टेप कौन से है वो मैं आपको अभी 20 मिनट के अंदर बताऊंगा, और उसी से आपको क्लिक हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है आपके कॉलेज के लिए। आपके कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, अपने सॉफ्टवेयर का नेम रहेगा CMS, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। क्या रहेगा? CMS. CMS, कॉलेज कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है पॉली कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए CMS नाम का सॉफ्टवेयर बनाना है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल्स कौन से होंगे, मॉड्यूल्स कौन से होंगे वो भी बताता हूं मैं। एक मॉड्यूल होगा इसमें, अब इसमें मॉड्यूल्स लगेंगे ना। एक मॉड्यूल्स होगा स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन। स्टूडेंट को क्या करती आनी चाहिए? ऑनलाइन एडमिशन। उसका एक मॉड्यूल लगेगा अपने को कि ऑनलाइन आप वेबसाइट पे लॉगिन करके एडमिशन भर लोगे, एडमिशन फॉर्म भरोगे, ये सब काम एक करोगे आप। स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन का एक मॉड्यूल हम बनाएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट फीस कलेक्शन का एक बनाएंगे, स्टूडेंट फीस का एक मॉड्यूल। क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी मॉड्यूल्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर भी क्या एक पूरा अखंड सॉफ्टवेयर थोड़ी बनता है, ये भी छोटे छोटे मॉड्यूल से बना होता है। तो स्टूडेंट फीस का एक मॉड्यूल हम बनाएंगे। उसके बाद में हम एक स्टूडेंट अटेंडेंस का मॉड्यूल बनाएंगे, और स्टूडेंट एग्जाम रिलेटेड मार्क्स स्टोर करने का मॉड्यूल हम बनाएंगे। ये मॉड्यूल्स हम स्टूडेंट के रिलेटेड बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में। फिर टीचर के लिए भी कुछ मॉड्यूल्स अपने को बनाना है, तो वी विल मेक अ मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स एज वेल। जैसे कि हम मॉड्यूल्स बनाएंगे टीचर्स अटेंडेंस, ठीक है, टीचर्स सैलरी, ऐसे और टीचर्स लीव, टीचर्स लीव एप्लीकेशंस, लीव मैनेजमेंट। लीव मतलब छुट्टी, बराबर है ना? टीचर्स को छुट्टियां लगती है कि नहीं लगती है? Yes, sir. तो अपना सॉफ्टवेयर में इतने सब चीजें चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए? इतने सब चीजें चाहिए। एडमिशन ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑटोमेटिक। स्टूडेंट की फीस बराबर आपने आपका रोल नंबर बताया, एनरोलमेंट नंबर बताया, तो आपका पूरे फीस के रिकॉर्ड आने चाहिए, कितनी पेंडिंग है, कितनी भरी है, कितना लेट फाइन लगा है, सब ठीक है। आपका रोल नंबर डाला कि पूरी आपकी अटेंडेंस दिख जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपने आपका रोल नंबर डाला तो पूरे उस सेमेस्टर के मार्क्स दिख जाने चाहिए, ठीक है। उसी तरह टीचर्स की अटेंडेंस, टीचर की सैलरी, सब ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, मैनुअल कुछ भी नहीं। एवरीथिंग कैसे हो जाना चाहिए? ऑटोमेटिक। यस, ये सब चीजें ऑटोमेटिक करने का हमें क्या बनाना है? Module. सॉफ्टवेयर बनाना है। नहीं, ये सॉफ्टवेयर एक ही है। हम Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे। सॉफ्टवेयर कितना बना रहे? एक। उस सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल्स कितने हैं? 7. यस, उस सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल 7 है, लेकिन हम ऐसा सॉफ्टवेयर कितना बना रहे? सिर्फ एक। नौ। अब हम क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं उसकी प्रोसेस देखेंगे। तो उसको बोलते हैं SDLC। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? SDLC. हाँ, और इस प्रोसेस का लॉन्ग फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या लॉन्ग फॉर्म होता है? Software Development development life life cycle. cycle.
इसका ये प्रोसेस का नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसकी पूरी प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्या होता है? रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले अपने को रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सबसे पहले? Requirement. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या क्या आता है मैं समझाता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक रिकैप करके देता हूँ। सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन से बनता है। ये सब सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ये सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है इसका एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। ये जो सॉफ्टवेयर हम आपके कॉलेज को बना के दे रहे, उस सॉफ्टवेयर में हम मॉड्यूल्स कौन से ले रहे, तो ये 7 मॉड्यूल्स हम ले रहे। अब ये प्रोसेस किस तरह से की जाए वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो मान के चलिए अभी हम टोटल 26 लोग ऑनलाइन है, 25 स्टूडेंट है और एक मैं हूँ। ठीक है, 26 लोग हम टोटल अभी ऑनलाइन है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आपने को ये देखना है कि रिक्वायरमेंट हम सब डेवलपर है मान के चलो। माइंड स्पेस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक सॉफ्टवेयर कंपनी है हम लोगों की, ऐसे मान के चलो। हम 26 लोग मिला के आपके कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले, ऐसा पकड़ के चलो। अब मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे टीम में रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक्सपर्ट कौन है। जैसे देखिए, बैटिंग वाले एक्सपर्ट अलग होते हैं, बॉलिंग करने वाले अलग होते हैं, विकेट कीपर अलग होते हैं। कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है क्या? नहीं। हर किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर किसी का जिसको बोलते हैं हम एक्सपर्टाइज एरिया, वो अलग अलग होता है। तो मान के चलो हमने डिसाइड किया कि आपके बैच में सपोज गोपाल और प्रगति, सपोज गोपाल और प्रगति ये दो ऐसे हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है और वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के एक्सपर्ट है, ऐसा मान के चलो। तो हमने फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम किसको अलॉट कर देंगे? हम, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, गोपाल प्लस प्रगति को मैं ऐसे ही रैंडमली नाम लूंगा। ठीक है, आपका नाम आया या नहीं आया तो उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम हमने दे दिया प्रगति और गोपाल को। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों सबसे पहले कॉलेज में जाएंगे, वो भी अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे प्रिंसिपल सर की कि सर हम ये तारीख को रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए कॉलेज में आ रहे हैं। फिर आप जाओगे, आप सबसे पहले मिलोगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को आप पूछोगे कि सर कौन से मॉड्यूल्स चाहिए, ये कुछ मॉड्यूल्स हमने लिख के लाए हैं, यही मॉड्यूल्स आपको चाहिए क्या, कि आपकी कोई और डिमांड है? प्रिंसिपल सर बोलेंगे नहीं नहीं, आपने जो 7 मॉड्यूल फाइनल किए ना, मुझे वही चाहिए। तो फिर ठीक है, वो होने के बाद आप जाओगे ऑफिस में। आपके स्कूल कॉलेज में ऑफिस होगा ना, अकाउंटेंट क्लर्क जहां बैठते होंगे, वो एरिया में आप जाओगे और उनको बोलोगे कि मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला है कि हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऑनलाइन एडमिशन की फैसिलिटी देना है। तो ऑनलाइन एडमिशन की फैसिलिटी देना है तो आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा कि नहीं? यस। हाँ, तो वो आप मन से थोड़ी ना करेंगे। आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स लेना है स्टूडेंट के, फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, जेंडर लेना है, कास्ट लेना है, कास्ट की सब कैटेगरी लेना है, एज लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, ईमेल एड्रेस लेना है, सिटी लेना है, क्या क्या चीजें लेना है ये आपको कौन बताएगा? आप मन से डिसाइड करेंगे कि वो क्लर्क बताएंगे? सॉफ्टवेयर आपके कॉलेज को चाहिए तो कॉलेज वाले ही बताएंगे ना। तो आपको ये सब पूछ के आना पड़ता है। उसके बाद उनको ये भी पूछना, तो आप सब ये नोट कर लेंगे कि ये चीजें चाहिए। उसके बाद में उनको ये भी पूछना पड़ता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रह सकते हैं, क्योंकि अपने को वो डेटा सेव करने के लिए उतना डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा, राइट। फिर स्टूडेंट फीस के लिए आप क्या करेंगे? गोपाल और प्रगति जाएंगे क्लर्क के पास और बोलेंगे फर्स्ट ईयर की फी कितनी है, सेकंड ईयर की कितनी है, थर्ड ईयर की फी कितनी है, हॉस्टल की फी कितनी है, कास्ट वाइज फी अलग होती है क्या, किसी पर्टिकुलर कास्ट को फीस में कंसेशन मिलता है क्या, फीस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, लेट फीस का फार्मूला क्या है, पूछना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir.
और उस हिसाब से फिर डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा। डेटाबेस में उतने कॉलम्स लेने पड़ेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, हॉस्टल फीस, टिफिन फीस, मेस फीस, है कि नहीं? मतलब ये चीजें आप आपके मन से डिसाइड कर सकते हैं क्या कि पूछ के आना पड़ेगा, पूछ के आना पड़ेगा। पूछ के आना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट फीस। अब स्टूडेंट अटेंडेंस, अब आपको पूछना पड़ेगा कॉलेज को कि आप स्टूडेंट का अटेंडेंस कैसा लेना चाहते हो। टीचर टाइप करेंगे क्या अटेंडेंस, कि बायोमेट्रिक लगाया जाए, डायरेक्ट थंब मशीन से अटेंडेंस लेंगे क्या, अटेंडेंस कितनी बार लेना है, आते वक्त भी और जाते वक्त भी लेना है क्या। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं करेगा कि एडमिशन अटेंडेंस लगा के घर भाग जाएगा, तो 2 बार अटेंडेंस लेना है क्या, कि आते वक्त और जाते वक्त। ये सब पूछना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. फिर आता है स्टूडेंट एग्जाम का मॉड्यूल। स्टूडेंट एग्जाम मॉड्यूल में आपको पूछना पड़ेगा सेमिस्टर पैटर्न है कि ईयरली पैटर्न है। सेमिस्टर पैटर्न है तो फिर कितने सब्जेक्ट है, कितने मार्क का सब्जेक्ट होता है, परसेंटेज कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, परसेंटेज में इंटरनल मार्क्स ऐड होते हैं क्या, एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। बराबर है। ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि आपको अगर स्टूडेंट का एग्जाम का डेटा स्टोर करना है तो आपको बैकग्राउंड में एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा ओरेकल में, राइट? यस। फिर उस हिसाब से उसमें कॉलम्स लेने पड़ेंगे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 कॉलम्स लेने पड़ेंगे। कॉलम्स के डेटा टाइप लेने पड़ेंगे, प्राइमरी की डिसाइड करनी पड़ेंगी, कितने स्टूडेंट है उतने रोज लेनी पड़ेंगे, उतनी साइज लेनी पड़ेंगी टेबल की। बराबर है। अगर 100 मार्क का पेपर है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ अलग रहेगा। आपके पेपर 70 मार्क के होते हैं तो उसके अलग रहेंगे, अभी ऑनलाइन में 35 मार्क के हो रहे तो उसके फार्मूलाज अलग रहेंगे। तो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर बनाने वाले को यानी गोपाल और प्रगति को सब ख्वाबों में आ जाएंगी कि वहां जाके पूछना पड़ेगा, वहां जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हाँ, और हर छोटे छोटे चीज की इंक्वायरी करनी पड़ेगी। फिर टीचर अटेंडेंस का भी वैसे, टीचर सैलरी का भी वैसे, हर टीचर का सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, क्या है, लीव पॉलिसी क्या है। अगर जैसे मेरे स्कूल में क्या है पता है, क्या हम साल में 12 लीव ले सकते, 12 छुट्टियां, पैसे नहीं कटते 12 छुट्टियों के, लेकिन एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसी महीने में 12 ले लिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने, 3, और पूरे साल भर में टोटल कितने, 12। तो ये रूल्स अपने को सॉफ्टवेयर में लगाने पड़ेंगे ना, कि अगर मैं 13वें नंबर की लीव लू तो मेरी सैलरी कटनी चाहिए एक दिन की, राइट? Yes, sir. अगर मेरे 12 तक लीव होते हैं तो मेरा सॉफ्टवेयर मेरी सैलरी काटेगा क्या? नहीं। जैसी 13वीं लीव हो गई ऑटोमेटिक मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए, कट होनी चाहिए। कट हो जानी चाहिए। उसी तरह ठीक है, मेरे 13 लीव नहीं हुए, मेरे 4 ही लीव हुए, लेकिन चारों लीव एक ही महीने में हुए, लेकिन एक महीने में कितने अलाउड थे, 3। तो एक दिन की सैलरी काटनी पड़ेंगी, राइट? Yes. ये सब फार्मूला, ये सब स्ट्रक्चर फिर से गोपाल और प्रगति को ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा कि इनको सब ये रूल्स पूछने पड़ेंगे, पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इसी रूल के बेसिस पे आपको इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, सैलरी काटना है नहीं काटना है। इसी रूल्स के भरोसे आपको डेटाबेस में टेबल बनाना है, टेबल के डेटा टाइप्स डिसाइड करना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बात जितनी आसान लगती उतनी आसान है नहीं, बराबर? Yes. और क्या क्या नोट डाउन करोगे आप? सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए अगर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो मेरे हिसाब से कम 1 हफ्ता तो लगना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. हाँ। तो पहली फेज होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में वो लोगों को भेजिए जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज अच्छा है, जिनको लोगों के साथ रैपो बनाना आता है। मैं गया कॉलेज में और बोला हाँ क्लर्क आओ इधर बताओ क्या क्या चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको रैपो बनाना पड़ता है कस्टमर के साथ। उसको पूछना आपने जाने के बाद किस चीज में इंटरेस्ट, अच्छा क्रिकेट, क्या लगता है आपको दीपक चहर को 14 करोड़ में खरीदा गया आईपीएल में, है ना? ईशान किशन को 15.5 करोड़ दिए गए। डू यू थिंक इट इज फेयर? डू यू थिंक दिस प्लेयर आर दैट मच गुड? कुछ ना कुछ तो उसके इंटरेस्ट का पूछना पड़ेगा कि नहीं उसको। उससे क्या होगा, वो पर्सन आपके साथ और खुल के बात करेगा और अच्छे से आपको कोऑपरेट करेगा। ओके, और आपको मतलब कोऑपरेट करना शुरू कर देगा। डू यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये सब स्किल जिस पर्सन में होते हैं वो जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब कंप्लीट होता है ना, तब एक फाइल बनती है और उस फाइल में पूरा A to Z कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स लिखे रहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में ये चीजें चाहिए, और वहां गोपाल और प्रगति का काम खत्म। फिर सेकंड काम शुरू होता है प्लानिंग। क्या होता है सेकंड काम? प्लानिंग। अब गोपाल और प्रगति का एक्सपर्टाइज एरिया नहीं है प्लान करना। अब प्लानिंग में मान के चलो कोई और अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं वैष्णवी बिरादार का एग्जाम्पल लेते हैं एक, और किसका ले लेते हैं, एक बॉयज में से लेंगे, रचित ले लेते हैं। ठीक है, तो वैष्णवी एंड रचित ये सपोज प्लानिंग में मास्टर है, इनका एजुकेशन MBA में हुआ है, ये लोग मास्टर प्लानर है एकदम। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि ये लोग प्लान करने में एक्सपर्ट है। तो अब गोपाल और प्रगति क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फाइल इन दोनों को दे देंगे और इनको बोलेंगे प्लान बनाओ। अभी प्लान 4 चीजों का बनाना पड़ता है। नंबर 1 टाइम। किस चीज का प्लानिंग? टाइम। टाइम कि कौन सा मॉड्यूल कौन से तारीख को बनना शुरू होगा, कौन सा मॉड्यूल कौन से तारीख को बनना खत्म होना चाहिए, सब। और टाइम प्लानिंग का एक फॉर्मेट होता है, आप मन से नहीं कर सकते। टाइम प्लान आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि बोर हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो हम 7 बजे तक इसी को कंटिन्यू करते हैं, जावा को कर लेते हैं। या अगर आपको लगता होगा कि नहीं सर 6:30 बज गए, बाकी के स्टेप्स कल बताइए, तो वो भी चलेगा। यू डिसाइड। समझ में आ रहा है ना आप? कंटिन्यू कर। मैं ये 7 स्टेप कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अब मैं आपको एक एग्जाम, बहुत मतलब इसको मिस मत करना। बोर भी हो रहे होंगे, देखिए जो चीजें बोर है, मेरा हमेशा का स्टेटमेंट ही रहता है, जो चीजें बोर है ना वो बोर ही लगने वाली है, वहां डांस थोड़ी ना करने वाले हम। मैटर ये है कि अपने को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट कितनी है ना। मतलब सॉफ्टवेयर बनता कैसा है, प्रोग्रामिंग आने से सॉफ्टवेयर नहीं बनता। मैं आपको एक गैंग चार्ट बताता हूँ। गैंग चार्ट शेड्यूल प्लानिंग करने के लिए रचित और वैष्णवी गैंग चार्ट का यूज करेंगे। गैंग चार्ट कैसा रहता है मैं बताता हूँ। ये ऐसा रहता गैंग चार्ट, ऐसा। अपने सॉफ्टवेयर में जितने मॉड्यूल्स है ना, ये बहुत ही छोटा खुल गया। अपने सॉफ्टवेयर ये ऐसा रहता है, अपने सॉफ्टवेयर में जितने मॉड्यूल्स है ना, उन ये मॉड्यूल्स के नाम इधर लिखे रहते, राइट। मेन मॉड्यूल्स, उसके सब मॉड्यूल्स, पूरे नाम। तो आपके सॉफ्टवेयर में जितने मॉड्यूल्स है उसके नाम इधर लिखे रहते। और बाद में इधर ये जो लाइंस दिख रहे ना आपको, लाइंस दिख रहे क्या? ये लाइंस क्या दिखाते हैं पता है क्या? कि कौन सा टास्क कौन से दिन को शुरू हो रहा है, कौन से दिन को खत्म हो रहा है। जैसे ये वाला टास्क है फेज 1, ये वाला जो वीक है ना, ये वीक के फ्राइडे को ये काम शुरू हो रहा है, दिख रहा है क्या? और Yes, sir. अगले वीक के ट्यूसडे को ये काम खत्म हो रहा है। मतलब ये काम होने के बाद ये प्लान बना रहे कि काम शुरू करने के पहले? पहले बना रहे, नहीं तो आपको लगेगा कि काम खत्म होने के बाद कर रहे। क्या ये काम शुरू होने के पहले का प्लानिंग है, बराबर है। ये वाला जो टास्क है फेज 2, ये कब शुरू होने वाला है? वेंसडे को। और 2-3 वीक के बाद कब खत्म होने वाला है? वेंसडे को। मतलब कितने दिन लग रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन लग रहे। 13 में से कितने दिन छुट्टियां है? ग्रे कलर में सैटरडे संडे कितने दिन है? 2 4 दिन। ये सैटरडे संडे 2 आए, ये सैटरडे संडे 2 आए। मतलब कितने दिन का काम है ये? 9 दिन का। ये चार्ट को कौन सा चार्ट बोलते हैं? गैंग चार्ट। तो प्लानिंग जब करेंगे ना रचित और वैष्णवी कि कौन सा मॉड्यूल कब शुरू होगा कब बंद होगा, तो कौन से चार्ट का यूज करेंगे? गैंग चार्ट। अभी गैंग चार्ट आपको जावा में सीखने को मिलता क्या? C++ में सीखने को मिलता क्या? नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला प्लानिंग करना पड़ता है शेड्यूल यानी टाइम का। दूसरा प्लानिंग करना पड़ता है कॉस्ट, बजटरी प्लानिंग कि कौन से मॉड्यूल को कितना खर्चा आएगा, बराबर है। कॉस्ट का भी प्लानिंग करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं बजटरी प्लानिंग।
तीसरा प्लानिंग उसके फार्मूलाज होता है कॉस्ट कैलकुलेट करने के। कॉस्ट लाइन से कैलकुलेट की जाती है कि ये सॉफ्टवेयर कितना लाइंस का बनेगा, हर लाइन का खर्चा कितना आता है, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, सर पर लाइन कॉस्ट सर खर्चा कैसे निकलेगा सर लाइन का? मैं बताता हूँ ना। हसनैन की कैपेसिटी है कि एक दिन में 100 लाइन का कोडिंग करना। कितनी कैपेसिटी है तुम्हारी वन डे में? 100 लाइन 100 लाइन टाइप करने की टाइप मतलब टाइपिंग का थोड़ी काम है, लॉजिकली आपको सोच समझ के बनाना है ना। यस सर। टाइपिंग स्पीड मैटर नहीं करती, आपका लॉजिकल थिंकिंग जो सॉफ्ट। जैसे आपको ये रूल इंप्लीमेंट करना है कि 12 के ऊपर अगर डेज गए छुट्टियों के तो सैलरी कटनी चाहिए, या एक महीने में 3 के ऊपर गए तो सैलरी कटनी चाहिए, तो इसको सोचने के लिए 15-20 मिनट का समय तो लगेगा ना आपको कि कैसी कंडीशन लिखू इफ एल्स में। यस सर। तो आपकी कैपेसिटी अगर पर डे लाइन टाइप करने की है 100 लाइन आप कर सकते हो, तो आप फिर महीने भर में 25 दिन आते, 5 दिन तो छुट्टी आ रही, मतलब आपकी कैपेसिटी है पर मंथ 2500 लाइन की। कितने? 2500 लाइन। और आपकी सैलरी कितनी है फिर? जितनी होगी उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि पर पर्सन पर लाइन की कॉस्ट कितनी आती है। उस हिसाब से फिर ऐसे ये फार्मूलेज होते हैं। ये सब फार्मूलेज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। नाउ डू यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर। बोलो ना। सर ये बैकएंड का मतलब क्या होता सर? बैकएंड मतलब डेटाबेस, फ्रंट एंड मतलब जो प्रोग्राम्स आपने कल जावा में सीखा ना वो फ्रंट एंड है, और बैक एंड का मतलब होता है डेटाबेस। जो ओरेकल आप सीखे वो क्या था? बैकएंड। बैक एंड, वो डेटाबेस था। थैंक यू। हाँ, अब आता है बारी, तो कॉस्ट हो गया। कॉस्ट के बाद प्लानिंग करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे। ठीक है, 8 लोग लगेंगे। उसमें से फ्रंट एंड यानी प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम लिखने वाले कितने लगेंगे? 3। बैक एंड यानी ओरेकल का काम करने वाले कितने लगेंगे? 2। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जाने वाले कितने लगेंगे? 2। प्लानिंग करने वाले कितने लगेंगे? 2। मतलब आपको क्रिकेट मैच खेलना है तो 11 के 11 बैट्समैन खिलाएंगे क्या? नहीं। नहीं, 6 बैट्समैन खिलाओ, 1 विकेट कीपर खिलाओ, 4 बॉलर खिलाओ। तो उसी तरह जब आपको इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्लानिंग। और चौथा प्लानिंग और चौथा प्लानिंग करना पड़ता है रिस्क का। किस चीज का? रिस्क। अब आप बोलोगे रिस्क का प्लानिंग यानी क्या? इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे तो कुछ तो रिस्क आ सकती है ना, यस और नो? इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे तो रिस्क आ सकती है कि सब स्मूथली बन जाएगा? रिक्स आ सकती कौन सी रिस्क आ सकती है बताता हूँ। एक रिस्क आ सकती है कि आपके टीम में का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर जॉब छोड़ के ही चला गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर्नामेंट है और एक दिन पहले विराट कोहली ने बोला मैं नहीं खेलता, मेरे घुटनों में दर्द है, राइट? तो ऐसा हो सकता है। तो फिर इतने टाइम पे नया मेंबर, उसको ये पूरी रिक्वायरमेंट समझाना, एक आधा मेंबर सिक हो सकता है, कंपनी में स्ट्राइक हो सकता है, कोरोना हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम की जरूरत पड़ सकती है, बजट जो डिसाइड किया था उसके ऊपर चला जा सकता है। लॉट ऑफ रिस्क कैन बी अकर्ड, राइट? तो उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है कि ये छोड़ के गया तो इसकी रिप्लेसमेंट कौन, ये हुआ तो क्या। तो रचित और वैष्णवी को 4 चीजों का प्लानिंग करना पड़ता है। कौन सी 4 चीजें? शेड्यूल यानी कौन सा मॉड्यूल कौन से तारीख को शुरू होगा, कौन से तारीख को खत्म होगा और उसको कौन बनाएगा। सी का मतलब होता है कॉस्ट, हर मॉड्यूल को कितनी कॉस्ट लगेगी, हर लाइन को कितनी कॉस्ट लगेगी, सब। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और आर का मतलब रिस्क। रिस्क। इतने 4 चीजों का प्लानिंग कौन करेंगे? रचित एंड वैष्णवी। तो अब यहाँ पे अपना ये मटेरियल रेडी है कि कौन सा मॉड्यूल कब शुरू करना है, कौन सा पर्सन करेगा, कितनी कॉस्ट लगेंगी, कौन सी रिस्क आ सकती है, वो रिस्क आई तो अवॉइड कैसा करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए। अब तीसरा काम आता है मॉडल।
क्या बनाना है? मॉडल मॉडल्स। मॉडल्स दो टाइप के रहते हैं, एक होता है एनालिसिस मॉडल और दूसरा होता है डिजाइन मॉडल। मॉडल्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी आर्टिस्ट को एक बड़ा पेंटिंग बनाना है तो पहले क्या बनाता उस पेंटिंग का? वो आउटलाइन। स्केच। दुबई में बुर्ज खलीफा है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है कि नहीं है? यस तो इमारत ऐसी बांधी होगी कि पहले उसका मॉडल तैयार किया होगा, पहले मॉडल मॉडल बनाए मॉडल तैयार किया होगा। ओके, उसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है बोइंग A380। कौन सा है? बोइंग A380, एयरबस 380 बोलते हैं उसको। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, ये 2 मंजिला होता है, दिसत आहे का? 2 फ्लोर्स। हा एक फ्लोर, हाँ दूसरा फ्लोर, दिख रहे? यस यस 2 फ्लोर के 2 विंडोज अलग है ना। ये वाला देखो, एयर फ्रांस का भी देखो, ये वही भी, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, राइट? तो अब ऐसा किया गया होगा क्या कि प्लेन बना लिया और बाद में पता चला कि अतुल सर हे तर प्लेन खूपच मोठं झालं, उडतच नाही आहे, जमेगा क्या ऐसा? नो पहले मॉडल बनाया होगा, उस मॉडल का टेस्टिंग हुआ होगा, बाद ही इतना बड़ा प्लेन बनाने का रिस्क लिया गया होगा, यस और नो? यस तो सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए 10-20 लाख लाइन का कोडिंग लग सकता है। 20 लाख लाइन का कोडिंग करने के बाद बोलेंगे अतुल सर को कि सर रन नहीं होता, ये नहीं जमलं, जाऊ द्या। जमेगा क्या ऐसा? नहीं नहीं। तो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बनाएंगे कि उसका डिजाइन बनाएंगे, उसका मॉडल बनाएंगे? डिजाइन यस। और ये डिजाइन और मॉडल को बोला जाता है एल्गोरिदम्स लिखना, फ्लो चार्ट्स बनाना। अब थोड़ा सोच के देखिए, जब सी लैंग्वेज में आप मेरे तरफ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट सीखे होंगे तो मन के मन में 2 गालियां तो जरूर दी होंगी कि ये हे कशाल करा लागते, डायरेक्ट असतं प्रोग्राम करताय तो एरिया ऑफ सर्कल, और सर क्या सिखा रहे? एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, है ना? अब आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में गलतियां नजर आई तो इरेजर से इरेज करके फिर से बनाया जा सकता है। मॉडल को रिपेयर किया जा सकता है, 20 लाइन का कोडिंग करने के बाद रिपेयर किया जा सकता है क्या? नहीं नहीं। एरोप्लेन के स्केच को रिपेयर किया जा सकता है, पूरा एरोप्लेन 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ भी बहुत कम बोल दिया मैंने, उससे भी ज्यादा में बनता है, उतना बनाने के बाद नहीं उड़ रहा बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं। तो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना पड़ता है, उसके मॉडल्स बनाना पड़ता है, उसके एनालिसिस, उसके एल्गोरिदम्स, फ्लोचार्ट्स लिखने पड़ते हैं। अब इसमें जो पर्सन एक्सपर्ट होगा उसको ये काम दिया जाएगा। काम 2 पर्सन को दिया सकता है, 4 पर्सन को दिया जा सकता है, इट डिपेंड्स। तो मान के चले इसमें एक्सपर्ट है सर्वेश और श्रुति, तो ये काम हमने दे दिया सर्वेश कुमार मिश्रा और श्रुति को, इनको ये काम दे दिया तो ये कर रहे। ये टीम वर्क होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है? 1.5 मिनट बाद रिकनेक्ट होना। टोटल 5-6 स्टेप है, हम तीसरे स्टेप तक पहुंच चुके हैं। बोरिंग हो रहे होंगे तो टेंशन मत लीजिए, ये चीजें बाद में सीखने को नहीं मिलेंगी आपको। तो अब डिजाइन भी बन गया, फ्लो चार्ट्स भी बन गए, एल्गोरिदम्स भी बन गए। अब एक सिंगल फ्लो चार्ट और सिंगल एल्गोरिदम बने होंगे क्या इतने 7 मॉड्यूल के लिए? नो सर 100 के क्वांटिटी में बने होंगे, 100 एल्गोरिदम, 100 फ्लो चार्ट, बराबर है ना? उसका भी फ्लो चार्ट बनाया गया होगा ना, वो 12 के ऊपर लिए हुए तो सैलरी काटो, 1 महीने में 3 के, उसका भी फ्लो चार्ट बनाना पड़ा होगा ना, ठीक है? तो ये सब बनाना पड़ता है। अब आता है कोडिंग, चौथा पार्ट क्या आता है? कोडिंग कोडिंग, उसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग, उसी को दूसरा नाम है इम्प्लीमेंटेशन। आप ही सोचिए, बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग एक्सपर्ट इन सी, बीइंग एक्सपर्ट इन C++, expert in data structure, expert in Java, will it make you a 360-degree software engineer? No. आप इससे सिर्फ प्रोग्रामर बनोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे क्या? नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो प्रोग्रामिंग के साथ ये सब्जेक्ट सीखना जरूरी है। अब प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन को मैं बताता हूँ आपको, सॉफ्टवेयर बनाने में अगर 100 दिन लग रहे होंगे
तो प्रोग्रामिंग का काम सिर्फ 15 दिन का रहता है। कितने दिन का? 15 15 15। दिन। गोपाल और प्रगति ने 7 दिन ले लिए, प्लानिंग वालों ने 4 दिन ले लिए, मॉडलिंग वालों ने 7-8 दिन ले लिए, प्रोग्रामिंग वालों को 15 दिन मिलते हैं। यानी ओवरऑल प्रोग्राम के सिर्फ कितना % समय? 15%। तो फिर इकोनॉमिकल भी शेयर कितना होगा प्रोग्रामर का? एक उतना ही। 1 लाख का सॉफ्टवेयर है तो प्रोग्रामर ने कितने रुपए की हेल्प की उस 1 लाख में? 15,000 की। 10,000। इससे एक पॉजिटिव भी चीज सीखने लायक है, एक निगेटिव भी। पॉजिटिव ये है कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा नहीं है तो भी आप सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी जगह बना सकते हैं, अगर आप बाकी चीजों में एक्सपर्ट है तो, राइट? Yes. Programming is not the only criteria to get entry in a software field. You can be a good requirement gatherer, you can be a good planner, you can be a good logic designer, models maker, है ना? तो अब प्रोग्रामिंग में मान के चलो, प्रोग्रामिंग में हम आप में से कोई भी 4 नाम ले लेते हैं, 2 गर्ल्स 2 बॉय। तो एक अवंतिका ले लेते हैं, दोनों अवंतिका समझ लो। एक गायत्री ले लेते हैं, 2 हो गए। और बॉयज में से हम ले लेते हैं, मान के चलिए बॉयज में से यश को ले लेते हैं और योगेश को ले लेते हैं। तो फिर हमने किसको काम दिया? अवंतिका को दिया, गायत्री को दिया, यश को दिया और योगेश को दिया। ये 4 लोगों को प्रोग्रामिंग का काम दिया। अब ये मॉड्यूल्स वैसे तो 4 लोग नहीं 7 लगेंगे। 7 मॉड्यूल के कोडिंग के लिए 7 लोग ले लो ना, एम आई राइट? एक मॉड्यूल एक को बांट दो। अब प्रोग्रामिंग बनने के बाद नेक्स्ट फेज होती है 5वीं फेज, टेस्टिंग। कौन सी फेज? टेस्टिंग। टेस्टिंग। अब प्रोडक्ट जो बना वो सही बना कि नहीं ये चेक करना जरूरी है कि नहीं? तो उस फेज को बोलते हैं टेस्टिंग। अब आप बोलोगे टेस्टिंग में क्या टेस्ट करते हैं सर, है ना? तो टेस्टिंग में क्या क्या चेक किया जाता है मैं बताता हूँ। टेस्टिंग में टेस्टर जो है ये नहीं चेक करता की सेमिकोलन तर नाही विसरले, व्हेरिएबल आय नावाचा व्हेरिएबल लूप मध्ये डिक्लेअर करण्याचं तर राहून नाही गेलं, इंटच्या जागी तर फ्लोट तर नाही घेतलं, हे चेक करेल का टेस्टर? नो। नाही. जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये मी आता बोललो तशा टाईपच्या जर एरर असेल ना, तर तुमचं चांगलं स्वागत करून मर्सिडीज तुम्हाला घरी पाठवून देण्यात येईल परमनंट। यस और नो? यस ये एरर ढूंढने के लिए टेस्टर नहीं है, ये एरर तो आप खुद रिपेयर कर लोगे। टेस्टर का काम क्या होता है? जब सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से बन जाता है ना, तो जैसे मैं ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का मॉड्यूल टेस्टर कैसे चेक करता है बताता हूँ। अब आपने क्या किया था, बहुत बढ़िया एकदम एडमिशन फॉर्म बनाया, आपके मैनेजर को बोल रहे आप अरे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, परफेक्ट एडमिशन फॉर्म है। टेस्टर क्या, टेस्टर से बड़ा भी कोई आ गया, उसका सीनियर भी आ गया, तो भी एरर नहीं मिलने वाली सर। तो टेस्टर क्या चेक करता है मैं बताता हूँ। एडमिशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ के लिए जगह होती है क्या? यस। हर एडमिशन फॉर्म में होती है, राइट? अब आपने डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए क्या रूल लगाया होगा कि 2 डिजिट में DD स्लैश, 2 डिजिट में MM स्लैश और 4 डिजिट में YYYY, बराबर? आपने ये भी रूल लगा के रख दिया होगा कि डेट 2 डिजिट के ऊपर नहीं चाहिए, तीसरा डिजिट दिया तो डायरेक्ट एरर। डेट कैनॉट बी ग्रेटर देन 2 डिजिट, मंथ का भी वैसा, ईयर कैनॉट बी, ये भी रूल लगा दिया होगा आपने। अब टेस्टर आपसे भी होशियार है, वो क्या करेगा पता है क्या? डेट ऑफ बर्थ में आज की डेट डालेगा, 14 फरवरी 2022, बाकी सगळी इन्फॉर्मेशन भरेल आणि खाली ऍडमिशनची जी सेव्ह बटन असते ना त्याच्यावर क्लिक करेल। आणि जर त्यांनी म्हटलं डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, तर तुमचं काय चुकलं ऍज अ प्रोग्रामर? आप बोलोगे सर बराबर तो लिखा, 2 डिजिट में सब लेने के बाद बराबर सेव कर रहा है, लेकिन आपने एक ब्लंडर करके रख दिया। व्हाट ब्लंडर? 02 लिखा है। एडमिशन किया वही दिन की डेट ऑफ बर्थ लिख दी। नहीं, सिंपल है, बताओ। ये एडमिशन फॉर्म है पॉलिटेक्निक का, डेट ऑफ बर्थ डालिए आज की, मतलब एक दिन का बच्चा पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल होता है क्या? नो। नो, उसने डायरेक्ट ये दे देना चाहिए अंडर एज।
और एज डज नॉट suits द क्राइटेरिया और एज मस्ट बी 16 ईयर और ग्रेटर द, ऐसी एरर देनी चाहिए थी कि नहीं? Yes. बस डायरेक्ट टेस्टर आपको रिपोर्ट भेजेगा की डेट ऑफ बर्थ में लॉजिक, मतलब म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे, ऍज अ प्रोग्रामर तुम्हाला एवढंच काम नाही करायचं आहे की युजर कडून व्हॅल्यू घ्या डेटाबेस मध्ये सेव्ह करा. युजर कडून आलेल्या व्हॅल्यूला व्हेरीफाय करावं लागेल, ती बरोबर आहे की नाही, राईट? यस सर. अब आप ही Yes. सोचिए ना, अगर आज की डेट ऑफ बर्थ उस स्टूडेंट की है, मतलब वो एक दिन का बच्चा है. अब एक दिन का बच्चा पॉलिटेक्निक में आएगा क्या? मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कि किस टाइप से कनिंग एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, धूर्त, किस तरीके से टेस्टर आपके एरर ढूंढता है. डू Yes, गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. मग तुम्ही म्हणता अरे हो राहूनच गेलं हे. ठीक है, उसी तरह और क्या कर सकता है पता है? जहां फर्स्ट नेम टाइप करना था वहां वो 1 2 3 4 टाइप करके देखेगा. ले लिया आपके उस बॉक्स ने 1 2 3 4, तो वो क्या बोलेगा कि इंडिया में तो नाम में डिजिट नहीं रहते किसी के, ये डिजिट कैसे क्या ले रहा आपका बॉक्स? एम आई राइट? Yes, sir. वो मोबाइल नंबर में 11 डिजिट टाइप करके देखेगा. लिया तो बोलेगा इंडिया में 11 डिजिट तो नहीं रहते, इसने 10 के बाद क्यों लिए? ऐसी हर चीज वो ट्राई करके देखेगा. उसके बाद ये तो हो गया इसका. अब स्टूडेंट फीस में भी वो हर ऐसा आड़ा तिरछा कॉम्बिनेशन करके देखेगा कि जिससे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए, राइट? Yes, sir. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फाइनल ईयर का फीस स्ट्रक्चर डाल के देखेगा, फाइनल ईयर को फर्स्ट ईयर, और देखेगा कि सॉफ्टवेयर बराबर करस्पॉन्डिंग मैसेज देता है क्या, कि वो ले लेता है फीस स्ट्रक्चर. इसको वेरीफाई करेंगे. स्टूडेंट अटेंडेंस को भी ऐसे ही वो अलग अलग इनोवेटिव तरीके से सोचेगा कि इसमें मैं क्या डेटा डालूं स्टूडेंट अटेंडेंस में कि ये सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए, राइट? Yes, sir. हाँ, स्टूडेंट एग्जाम में भी वो ऐसे ही करेगा. मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, फेल. क्रैश. हाँ, अब मतलब जैसे देखिए मेरे भी स्कूल का सॉफ्टवेयर है. ये सॉफ्टवेयर बनाने के टीम में ही मैं था खुद. मास्टर सॉफ्ट ईआरपी है, हमने ही बनाया है ये सॉफ्टवेयर. एक्चुअली हमारे स्कूल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एडीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, उनके थ्रू बनाया गया है. हम देखिए इसमें ये लीव मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है. मैं आपको बताता हूँ कि एज ए टेस्टर मैंने क्या चेक करना चाहिए. ये मेरा ही ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं. इसमें मेरी पूरी छुट्टियां दिखती है, मेरे ग्रेड्स दिखते हैं कि मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, मैंने कौन से ट्रेनिंग्स किए हैं. अरे यार ये इनका कैसे क्या खुल गया, मैंने तो मेरा डाला था. एक मिनट. 8 0 3 4 6. मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्टर का काम क्या होता है. टेस्टर हर वो आड़ा तिरछा कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा जिससे आपका सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, क्रैश. अब देखिए इसमें अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट में जाऊं ना, इस्टेब्लिशमेंट में से मेरी छुट्टियों का रिकॉर्ड देखता है. फिर मैं ट्रांजैक्शन में जाऊंगा, ट्रांजैक्शन में से मैं लीव एप्लीकेशन में जाऊंगा. लीव एप्लीकेशन, यहाँ से मुझे लीव का एप्लीकेशन, मुझे कल छुट्टी चाहिए तो यहाँ से मुझे आज अप्लाई करना पड़ता. देखो यहाँ दिख रहा है मेरे को कितने लीव इस साल मिले थे, 9. 9 में से मैंने कितने यूटिलाइज कर लिए हैं, 2. मेरे कितने लीव्स अभी बाकी है, 7. 7. ये कम्युलेटेड लीव मतलब मेडिकल लीव, मेडिकल लीव मुझे इतने मिले थे, उसमें से इतने यूटिलाइज किए, इतने अभी भी बाकी है. अब मुझे नए लीव के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लीव का फॉर्म ओपन हो जाता है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा. यहाँ अप्लाई में जाऊंगा, लीव के लिए अप्लाई करूंगा, एक फॉर्म आता है अभी लीव का फॉर्म, हमने ही बनाया ये सॉफ्टवेयर. ये है मेरे स्कूल का लोगो वगैरह. अब यहाँ पे ये लीव का फॉर्म आता है, यहाँ मैं लीव का फॉर्म भरूंगा और 2 दिन की लीव डालूंगा. तो वहां तो मैं क्या टेस्ट, अब इसने बोल दिया सेव करने के बाद कि लीव सक्सेसफुली सेव. टेस्टर यहाँ नहीं रुकेगा, अब टेस्टर वो पेज पे जाके रुकेगा कि जहां मेरे बैलेंस लीव 7 बता रहा था, अब उसने बैलेंस लीव कितने बताना चाहिए, 6. 5, क्योंकि 7 में से 2 और ले लिए ना मैंने. डू यू गेटिंग? Yes, sir. तो मतलब मुझे ये कहना है
कि एक डेटा का रिलेशन उसी जगह पे होता है कि मल्टीपल जगह पे होता है? मल्टी तो यहाँ मैं अगर 2 लीव लू तो ऑटोमेटिकली मेरे वो जो लीव एप्लीकेशन में था उसमें ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, जो मेरे 7 पेंडिंग लीव थे, 7 लीव बैलेंस थे, अब टेकन में 4 हो जाना चाहिए और बैलेंस में 5। 5 ठीक है, ये रिपोर्ट में मैं जाऊं ना तो मुझे मेरा अटेंडेंस मिलता है, कब कितने बजे मैंने थंब किया, पूरा थंब मशीन इससे कनेक्ट की है हमने डायरेक्ट। ये कोई मैन्युअली नहीं करता, अकाउंटेंट आके टाइप नहीं करता अतुल सर इतने बजे आए करके, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। थंब मशीन का डायरेक्ट वाईफाई एक्सेस इस सॉफ्टवेयर को है, सॉफ्टवेयर का जो सर्वर है। मान के चलो मुझे पिछले महीने का देखना है, 30 दिसंबर से लेके 28 जनवरी तक का मुझे मेरा अरे 30 ये ज्यादा चाहिए, 22 में लेना चाहिए था। जनवरी का देखते हैं। देखो ये भी नहीं हो रहा, मतलब ये भी एक टाइप की एरर ही है ना। तो टेस्टर ये भी बताएगा ना कि अरे मैं ये रेंज सिलेक्ट कर रहा था तो हो नहीं रहा था करके। अब मैं रिपोर्ट में जाऊंगा ना तो मेरे पूरे थंब दिखते, इनकमिंग आउटगोइंग। ये देखो मैं इतने बजे इनकमिंग थंब था, या आउटगोइंग, इनगोइंग आउटगोइंग, इनगोइंग आउटगोइंग दिख रहा है। Yes, sir. मतलब अब ये सब, मतलब अब मुझे ये बोलना है कि सॉफ्टवेयर इज अ ह्यूज थिंग, उसको n नंबर ऑफ तरीके से टेस्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब वो हर आड़ा तिरछा कॉम्बिनेशन टाइप करेंगे जिससे आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, फेल, और ऐसे एरर्स वो ढूंढते हैं। तो ये काम होता है टेस्टर का। टेस्टर ने अगर एरर ढूंढी तो रिपेयर भी आप ही करोगे, और आपने अगर छुट्टी लेके गए हैं आप शादी को, तो शादी से वापस भी बुलाया जा सकता है आपको, राइट, टू करेक्ट दैट एरर। तो ये टेस्टिंग का काम इंडिपेंडेंट पार्टी करती है, आपकी कंपनी नहीं करती। टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट हम बाहर भेजते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? तो मान के चलिए टेस्टिंग में जो भी कोई अपने और स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस, नहीं, टेस्टिंग हम नहीं करते, टेस्टिंग बाहर की कंपनी करती है। जैसे मैंने आपको बोला था, याद है क्या, कि गूगल क्लासरूम ने अपना अपडेटेड ऐप कहाँ टेस्ट किया? स्कूल ऑफ स्कॉलर यवतमाल में, याद है मैंने बताया था आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो खुद गूगल ने क्यों गूगल खुद नहीं कर सकता था क्या? कर सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया क्योंकि उसका रीजन ही ये था कि उनको ये कहीं ना कहीं आउटसोर्स करना था। क्या करना था इनको? वो टास्क आउटसोर्स करना था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बराबर यहाँ आके टेस्टिंग किया। 1 मिनट। तो टेस्टिंग के भी बहुत, अब टेस्टिंग के भी टाइप क्या होते पता है क्या? अब गूगल डायरेक्ट स्कूल ऑफ स्कॉलर यवतमाल के पास नहीं आया होगा, पहले उन्होंने भी खुद टेस्ट किया होगा, उसको बोलते इन हाउस टेस्टिंग। इन हाउस टेस्टिंग सक्सेस होने के बाद फिर वो बाहर आए आउटसाइड टेस्टिंग के लिए। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, आउटसाइड टेस्टिंग में भी पहले वो खुद कस्टमर के साथ ट्राई करते, उसको बोलते अल्फा टेस्ट। अल्फा टेस्ट सक्सेस होने के बाद फिर कस्टमर को दे देते और बोलते हैं कस्टमर को कि ये तुम अब तुम्हारे भरोसे टेस्ट करो 2 महीने, तुम यूज करके बताओ, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। और 2 महीने में आपको क्या दिक्कत आई है? आपने देखा होगा ना प्ले स्टोर पे बहुत सारे आपके सामने लिखा रहता है बीटा वर्जन। Yes, sir. इसका मतलब वो ऐप अंडर टेस्टिंग है। देखिए गूगल वालों ने पहले क्या किया, 15 दिन हमारे साथ बैठ के टेस्टिंग किया। मैं रोज रहता था डायरेक्ट गूगल वालों के साथ, जिसने वो ऐप बनाया। स्कूल ऑफ स्कॉलर यवतमाल, और स्कूल ऑफ स्कॉलर यवतमाल में मैं इंडिया में अकेले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने गूगल क्लासरूम को टेस्ट किया, ओनली 1 इन इंडिया। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम ने चुना था हमें। तो उन्होंने क्या किया, पहले 15 दिन हमारे स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ उनके 2 लोग थे। इसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रही है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, बराबर है, अल्फा टेस्टिंग। और 15 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, फिर वो निकल गए और बोला कि सर अब जो हमने इंस्टॉल करके दिया है ना हर स्टूडेंट को बोलिए कि 2 महीने यूज करे, और 2 महीने के बाद हम एक फीडबैक फॉर्म देंगे। वो फीडबैक फॉर्म में वो लिखेंगे कि उनको कहाँ कहाँ दिक्कत गई। अब 2 महीने फिर हमारे स्टूडेंट के साथ वो लोग नहीं थे,
स्टूडेंट ने अपने मन से किया और 2 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखा स्टूडेंट ने कि ये गलतियां दिखी, ये हमें डिफिकल्टी गई। ये जो 2 महीने हुआ जहां वो लोग साथ में नहीं थे उसको बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। कौन सा टेस्टिंग? बीटा बीटा। टेस्टिंग। जो अंडर डेवलपर के कंट्रोल में होता है वो अल्फा, और जहां यूजर अलोन वो काम करता है वो बीटा। तो दोनों टेस्टिंग जब सक्सेस होती है तभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लायक होता है। आप बोलोगे झालं का सर आता? अजून बाकी आहे, लाइफ सायकल संपली नाही, बस 5 मिनिटात थांबू आपण। टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट फेज होता है डिप्लॉयमेंट। कौन सा फेज होता है? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में 3 चीजें रहती है। प्रोडक्ट डिलीवर करो, प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद उसका यूज करने का उसको ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग देने के बाद क्या लो? फीडबैक। Feedback. अब प्रोडक्ट बन भी गया, टेस्ट भी हो गया। अब मैं आपको मेल शेयर करूंगा आपके साथ, फिर मैंने रिपोर्ट लिखा गूगल को उनके फॉर्मेट में कि टेस्टिंग हमने सक्सेसफुल माना है, योर प्रोडक्ट इज रेडी टू लॉन्च। अब जाके वो आगे जाके कभी तो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग का जब सक्सेस, अगर मैंने लिखा होता कि नहीं हमारे 100 बच्चों को बहुत डिफिकल्टी गई, तो वो फिर से रीटेस्टिंग फेज में आते थे, प्रोडक्ट में फॉल्ट है करके, ठीक है। फिर आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अब सॉफ्टवेयर बन गया है, टेस्ट हो गया, अब कस्टमर को देने की बारी है। अब ये देते वक्त कस्टमर बड़ा क्या आप बोलते उसको तकलीफ देता है। तुम्ही पहा ना, तुम्ही घरी सोफा बनवण्याची ऑर्डर दिली, सोफा बनवून घरी आला, तुम्ही कधीच चांगल्या मनाने त्याला ऍक्सेप्ट नाही करणार। तुम्ही म्हणा ये यहाँ थोड़ा पॉलिश कम हुआ, वो तुम्हारे शोरूम में ये कलर अलग ही दिख रहा था, यहाँ अलग ही दिख रहा है, मैं 1000 रुपए कमीच देतो, थोड़ा फिनिशिंग। होता है कि नहीं ऐसा? होता है सर। ह्यूमन बीइंग के एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल नहीं होते। तो अब डिप्लॉयमेंट में वो लोग चाहिए जो दिखने में हैंडसम है, ओके, प्रीफरेबली लेडीज कैंडिडेट, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जिनको कोई अपोज ना करे। मार्केटिंग वाले बंदे, सूट बूट वाले, बिल्कुल डिप्लॉयमेंट में ऐसे लोग प्रिफर्ड होते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, अगला वाला सोचे कि इसको क्या अपोज करे, हम इसको काय को दुखाए, राइट? डू गेटिंग? ठीक है। तो अब Yes. ये मार्केटिंग वाले लोग होने चाहिए, बिल्कुल सूट बूट पूरे डिप्लॉयमेंट वाले। अब वो सोफे वाले ने क्या करना चाहिए था पता है क्या? जब आपके घर वो सोफा लेके आया ना, ऑर्डर दिया था आपने, 1 लाख रुपए का सोफा बनवाया, सोफा लेके आपके घर पे आया वो, उसने क्या करना चाहिए था? आपके घर पे सोफा लगाना चाहिए था, खुद बैठ के देखना चाहिए था, और बिल्कुल बोलना चाहिए था क्या चॉइस है सर आपकी, ठीक है, क्या जजरा आपके हॉल में, मान गया मैं आपके चॉइस का। वो आपके बाजू वाले कॉलोनी वाले ने मेरे से बनवाया, उसके घर का बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है सर, उसकी वो कलर चॉइस अच्छी नहीं थी, आपने तो मान गए सर, अगला तो थोड़ा अगले और एक ऑर्डर है मेरी, तो उसमें आप कलर चूज करने में हेल्प करना सर, बहुत ही अच्छा बनाया। मतलब समझ रहे कि आप डिप्लोमेसी कैसी है? अब वो अपोज ही नहीं करेंगे आपको। डू यू गेटिंग? Yes, sir. वो तो अपने इसमें खुश है, टैलेंट में, कि उसका चॉइस अच्छा है करके। सो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब आप कपड़े देखने जाते हो तो दुकानदार आपके सामने 25-30 ड्रेस डाल देता है, तो वो इसीलिए डालता है कि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बने, आपको लगता है अरे यार यांनी 25 ड्रेस दाखवले, आता नाही आवडलं तरी कमीत कमी 500चं तर घेऊन टाकतो। यस और नो? Yes, तो ये मार्केटिंग स्किल है, तो ये डिप्लॉयमेंट वाले के पास होना चाहिए। अब डिप्लॉयमेंट वाला बंदा डिलीवरी के लिए जाएगा, प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए जाते वक्त कस्टमर कभी खुशी से उसको सब अच्छा है बोलता ही नहीं है, 2-4 कंप्लेंट ही बताता है। तो वो डिलीवरी करने वाले पर्सन के पास वो स्किल होना चाहिए टू टैकल द सिचुएशन। डू यू गेटिंग? नहीं तो एखादा Yes, गुस्से sir. वाला बंदा रहेगा ना, तो प्रोडक्ट वापस आ जाएगा आपका, वो बोलेंगे कस्टमर लेके जा, बाकी बचे 25% जो 50% जो अमाउंट पेंडिंग है ना मेरे तरफ, वो देता ही नहीं, ठीक है। तो डिलीवरी इज अ स्किल। अब जब प्रोडक्ट डिलीवर करना मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर जाके दे देना, ऐसा नहीं है। अब आपके कॉलेज में 50 कंप्यूटर होंगे, तो क्लर्क के कंप्यूटर में, प्रिंसिपल के कंप्यूटर में, सब जगह पे इंस्टॉल करके देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, राइट? yes, sir. डिलीवरी। अब सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसको पता है क्या कौन सा मेन्यू कहाँ है, क्या है, नाही. कोणती बटन कुठे आहे, कोणत्या स्क्रीनवर गेलं तर मी तुम्हाला आता हे लिव्हचं सॉफ्टवेअर दाखवलं, हे काही मला स्वप्नातच मला युजर नेम पासवर्ड दिल्याबरोबर मी दुसऱ्याच दिवशीपासून लिव्ह कशी टाकायची शिकलो असेल का मनानेच? नाही, हे सॉफ्टवेअर बनवल्यावर त्या एम्प्लॉईला ट्रेनिंग द्यावं लागेल ना, हाऊ टू यूज दॅट सॉफ्टवेअर. येस और नो?
Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो फिर ट्रेनिंग देना पड़ता है। फिर से ट्रेनिंग देने वाला पर्सन हैंडसम होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, ठीक है, उसका बोल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि ट्रेनिंग बोर भी रहे तो भी लोग ट्रेनिंग छोड़ के ना जाए। बराबर है। ट्रेनिंग में अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनको प्रोडक्ट यूज करते नहीं आया तो वो पर्सन खुद की गलती नहीं मानेगा, वो किसको दोषी ठहराएगा? ट्रेनर को, कि ट्रेनर ने सही सही ट्रेनिंग नहीं दी। नहीं दिया। ये होता है। तो पहली फेज होती है डिप्लॉयमेंट में, प्रोडक्ट टैक्टफुली डिलीवर करो कस्टमर को खुश करके। सेकंड होता है कि फिर वो प्रोडक्ट यूज करने का ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग सेशन 3-3 4-4 दिन भी चलता है। इतने बड़े 7 मॉड्यूल बनाए तो एक दिन में सिखा दोगे क्या? कौन सा, कहाँ से लीव डालना, कहाँ से अटेंडेंस डाउनलोड करना, सब एक दिन में होगा क्या? No. नहीं। और ये सब होने के बाद फीडबॅक लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? Feedback. फीडबॅक, की तुम्ही सॅटिस्फाय आहे का? जर तुम्ही हे सगळं चांगलं केलं असेल ना, तो फीडबॅक पॉझिटिव्ह असेल। तुम्ही म्हणाल आता संपलं का? नाही, आता हे ट्रेलर होता, आता इथून पिक्चर सुरू। आता प्रॉडक्ट दिला, प्रॉडक्ट 5 लाखात विकला, आता तर हा प्रॉडक्ट पुढच्या 7-8 वर्ष कॉलेज काही नवीन घेणार नाही, बरोबर आहे? मग तुम्हाला एवढं मोठं कॉलेज 7 वर्षासाठी 5 लाखात परवडलं का? नाही. नाही। मग आता 7वी फेज मेंटेनन्स। मग काय करायचं माहिती आहे? प्रॉडक्टचं 1 वर्ष कंप्लीट होत आलं की कॉलेजमध्ये जाऊन भेट द्यायची आणि प्रिन्सिपलला म्हणायचं प्रॉडक्ट अपग्रेड करून देतो, नवीन ओएस टाकून देतो, युजर इंटरफेस अजून चांगलं बनवून देतो, ठीक आहे। तुम्ही पहिले थंबनी स्टुडंटची अटेंडन्स घेत होती ना, आता डायरेक्ट आयरिस स्कॅननी करून देतो। डायरेक्ट स्टुडंटनी फक्त डोळे दाखवले की अटेंडन्स झाली। ते कोविड मध्ये सर एकाने टच केलं आणि त्याच्यावर दुसऱ्याने टच केलं तर कोरोना होते, असं आहे। नॉन टचेबल एडमिशन अटेंडेंस करून देतो। मतलब आप हर साल क्या करके दोगे उनको? कुछ ना कुछ नया दोगे, राइट? Yes, sir. जिसको बोलते हैं अपडेटेड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट? और उसके क्या करोगे आप उनको? चार्ज। उसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस फी। वो चार्ज करोगे आप 2 लाख रुपए पर ईयर, बराबर है। अब ऐसा आप हर साल मेंटेनेंस करते जाओगे। गाड़ी को भी देखिए ना, हर 3-4 महीने में मेंटेनेंस करते, हर 3-4 महीने में मेंटेनेंस करते। 8-10 साल बाद उसी मैकेनिक के पास जाओ, हर साल जा रहे 8-10 साल बाद कभी तो बोलेगा ना वो मैकेनिक कि सर गाड़ी बदला आता, जुनी झाली, बरोबर है? हो। बस तो Yes. सॉफ्टवेयर का भी वैसा है। सॉफ्टवेयर में चेंज कर करके 5-6 साल में वो सॉफ्टवेयर का कोडिंग ऐसा हो जाएगा कि अब उसको बार बार चेंज करने से एक नया अपडेटेड वर्जन खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? Yes. तो अब आप उस प्रिन्सिपल को समझाइए कि सर देखिए, बोलना आप बहुत हो गया, वसूल झाले म्हणा ते 5 लाख रुपये। आता आपण एक नवीन सॉफ्टवेअर घेऊ 10 लाखाचं, नवीन बनवतो आणि या 5 वर्षात तुम्ही त्यांना चांगली सर्व्हिस दिली असेल, प्रत्येक बर्थडेला प्रिन्सिपल सरांना बुके पाठवला असेल, ठीक आहे, तुमच्या रिसेप्शनिस्टनी हॅलो हाऊ आर यू करून बर्थडे विशेष दिले असेल, हे सगळी सर्व्हिस चांगली दिली असेल, सगळंच चांगलं केलं असेल, तर पुढचे सॉफ्टवेअर कोणाकडून बनवून घेईल? आपल्याकडून। येस। नाही तर आपला क्लायंट आपल्या हातातून गेला। मग आता मला सांगा बरं, याच्यात प्रोग्रामरचा रोल 15% आहे ना? Yes. यस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर मैं आपको कभी बर्थडे विश नहीं करता, मतलब वो मेरा लैक्यूना है। लेकिन आप ही सोचिए, अगर मैं हर किसी का बर्थडे ध्यान में रखना चाहिए, ऑफकोर्स रखना चाहिए। अगर मैं आपका हर किसी का बर्थडे ध्यान में रखते हुए प्रॉपर आपको बर्थडे के दिन कॉल करूँ, बिल्कुल पर्सनलाइज विशेष करूँ, ऐसा ऐसा, तो आप मेरी ट्यूशन छोड़ने के पहले 10 बार सोचोगे कि नहीं? यस, क्योंकि वो बॉन्डिंग बनता है। तो मुझे वही बोलना है, कस्टमर रिटेंशन करने के लिए सिर्फ आपका प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी स्किल भी होना जरूरी है, जिससे प्रोडक्ट में 19-20 रहा तो भी एक बार चल जाएगा, लेकिन आपकी इंटरपर्सनल रिलेशन के कारण वो कस्टमर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। एम आई राइट? यस। मतलब मुझे ये बोलना है, बिजनेस करना है, क्लाइंट को पकड़ के रखना है, अगले बार भी आपसे ही सॉफ्टवेयर वो लेना चाहिए, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग अच्छा रहने से नहीं होगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले को भी एफर्ट लगते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला ये पता करके आता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, वो सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, कब बनेगा, कौन बनाएगा, ये करने वाला प्लानर है, उसको भी मेहनत लगती है।
अल्गोरिदम्स, फ्लोचार्ट्स ड्रॉ करने वाले को तो पूरा ब्रेन वाला काम है उसका, हाईली स्किल पर्सन चाहिए। फिर प्रोग्रामर को तो सब रेडीमेड मिल जाता है, अल्गोरिदम और फ्लोचार्ट, उसको तो प्रोग्राम ही टाइप करना होता है, लेकिन उसको भी स्किल लगता है। प्रोग्राम बनने के बाद टेस्टिंग करना पड़ता है अलग अलग एंगल से, एक एक महीना 2-2 महीने टेस्टिंग चलता है। गूगल क्लासरूम का ऐप खुद मैंने 2.5 महीना टेस्ट किया, 15 दिन गूगल वालों के साथ, 2 मंथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्ट इंस्टॉल करके दो, उसको बोलते हैं डिलीवरी, ट्रेनिंग दो हाउ टू यूज, फीडबैक लो, फिर हर साल अपडेट करके देना पड़ता है, उसके भी पैसे लेना पड़ता है, बराबर है। हर साल प्रिंसिपल को, क्लर्क को बर्थडे विशेष भेजो, बुके भेजिए, रिलेशंस मेंटेन रखिए, और 6-7 साल बाद प्रोडक्ट को बदलने के लिए बोलिए। इसको बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। अब समझ में आया क्या सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? Yes. अब आप बोलोगे सर सब तो सीख लिया, अब क्यों एससी की ट्यूशन लगाना, की या अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीखने के लिए और क्या बचा? तो ये हर चीज के लिए एक एक चैप्टर है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का चैप्टर अलग, प्लानिंग का अलग, मॉडलिंग का अलग, और वो कैसे किया जाता है उसके डिटेल्स है। रिक्वायरमेंट गैदरिंगच्या 7 स्टेप आहे, किती स्टेप? 7. 7। प्लानिंग, 4 चीजों का प्लानिंग करना पड़ता है। तो वो चीजें अब आपको डीप में सीखने को मिलेगी। आज जो था वो इंट्रोडक्शन था। डू यू एंजॉय द सेशन? टेल मी फ्रैंकली। यस Yes. सर। अब आपको ये कंसेप्ट sir. क्लियर हुई क्या कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? Yes, sir. Yes, sir. यस।